एवरीवन, स्वागत है हमारे नए वीडियो पर। गाइज, आज अपने नए वीडियो पर हम जनरली हिस्ट्री डिपार्टमेंट्स का एक टॉपिक है मराठा हिस्ट्री, जिसे इस बार एसईसी के तहत हमें पढ़ना है ना। तो इस टॉपिक के सिलेबस के बारे में हम चर्चाएं करेंगे। एसईसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आई थी, उसके तहत एक स्ट्रीम है जिसके अंतर्गत बहुत सारे सब्जेक्ट दिए होते हैं। उसमें से एक टॉपिक है मराठा हिस्ट्री, है ना। और ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो सत्र 2024-25 से पूर्ण रूप से लागू हो चुकी है संपूर्ण छत्तीसगढ़, संपूर्ण भारत में, और सभी विश्वविद्यालयों में एक कक्षाएं संचालित हो रही हैं। तो इसी स्ट्रीम के अंतर्गत मराठा हिस्ट्री है, और इस टॉपिक के क्या क्या सिलेबस हैं, इसमें क्या क्या टॉपिक हैं, हमें क्या पढ़ना है इसके अंतर्गत, वो सभी चीज़ें हम विस्तृत तौर पे देखेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बीए सेकेंड सेम के बच्चों के लिए, या बीएससी के भी जो बच्चे हैं, या अदर स्ट्रीम के जो भी बच्चे हैं जो मराठा हिस्ट्री लिए हैं सेकेंड सेमेस्टर में, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाली है। क्योंकि मेरे इस चैनल पे प्रत्येक दिन एक नए नए टॉपिक पे वीडियोज आएंगी और बच्चों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। अब चलते हैं अपने सिलेबस की ओर कि इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, इसको पढ़ने से जो बच्चे हैं वो क्या क्या सीखेंगे। इस सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें जो पार्ट्स 1 है उसे पार्ट्स ए का नाम दिया गया है ना। इसमें इसके अंतर्गत पहला नंबर प्रोग्राम है, जिसका नाम है बैचलर इन आर्ट्स। क्योंकि ये जो टॉपिक है वो आर्ट्स डिपार्टमेंट्स का है, मराठा हिस्ट्री, इसलिए प्रोग्राम ने बैचलर इन आर्ट्स लिखा है ना। इसके आगे क्या है, तो आगे आपका सेमेस्टर सेकेंड और सेमेस्टर फोर्थ में इस टॉपिक को पढ़ना है ना। सत्र कौन सा है, तो सत्र आपका 2024-25 है, ठीक है। इसमें आपका कोर्स कोड की यदि हम बात करें तो HISE 0.01 है ना। HI का मतलब होता है कि हिस्ट्री डिपार्टमेंट्स का है, और SEC जो है एक नया स्ट्रीम है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी बच्चे थे 2024-25 में, उनको पता होगा कि VSC पढ़ रहे थे, है ना। और VSC की जगह पे सेकेंड सेमेस्टर में SEC आया है ना। तो चूँकि हिस्ट्री के डिपार्टमेंट है इसलिए HISEC लिखा है, ठीक है। अगला सेकेंड नंबर पे देखेंगे कोर्स टाइटल। कोर्स टाइटल है मराठा हिस्ट्री, है ना, जिसके बारे में हम विस्तृत रूप से देखने वाले हैं इसके सिलेबस के बारे में। कोर्स टाइप की यदि हम बात करें कि कोर्स का प्रकार कौन सा है, तो SEC है ना, स्किल इनहेंस कोर्स इसका फुल फॉर्म होगा। प्री रिक्वेस्ट इफ़ एनी में अगर हम देखें तो एज फॉर प्रोग्राम, है ना। इस टॉपिक के अंतर्गत बच्चे क्या क्या सीखेंगे, ये 5th में दिया हुआ है, कोर्स लर्निंग आउटकम्स CLO, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें बच्चे क्या क्या सीखेंगे, तो स्टूडेंट विल लर्न अबाउट द मराठा पावर इमर्ज इन ए महाराष्ट्र इन विच कंडीशंस, है ना। तो मराठा पावर का उत्थान कैसे हुआ और उसके बारे में, मराठा इतिहास से रिलेटेड चीज़ों के बारे में सीखेंगे। सेकेंड में है कि स्टूडेंट एल्सो गेन नॉलेज द कैंजिस्ट ऑफ शिवाजी शाहजी, है ना। जो बच्चे हैं उनको नॉलेज मिलेगा शिवाजी के बारे में, उनके पिता शाहजी भोसले के बारे में। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद बच्चे जानेंगे। थर्ड में क्या है, तो दे विल लर्न द कंसोलेशन ऑफ मराठा पावर इन द लीडर एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो मराठा पावर और उनके प्रशासन के बारे में बच्चे सीखेंगे। अगला नंबर पे है मराठा पावर अंडर पेशवा, है ना। मराठाओं के साम्राज्य के अंतर्गत पेशवाओं का क्या महत्व था, और बाद में आगे चल कर के पेशवा प्रशासन स्टार्ट हुआ, तो उसके बारे में भी बच्चे इसमें सीखेंगे, है ना। अगला नंबर है कि द थर्ड वार ऑफ पानीपत एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, है ना। पानीपत के तृतीय वार के बारे में बच्चे इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। और बच्चे ये भी सीखेंगे कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में, उस युद्ध का भारतीय इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा, है ना। इसलिए 6वें नंबर पे यदि हम बात करें तो क्रेडिट वैल्यू दी गई है ना। 2 क्रेडिट का है ये, है ना। वैसे जो मेन सब्जेक्ट होते हैं जैसे केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी हो गया, है ना। और अगर आर्ट्स डिपार्टमेंट्स में, OBSC डिपार्टमेंट्स का है, आर्ट्स डिपार्टमेंट्स में जाओगे तो आपका हिस्ट्री एक अलग न्यू आपका मेन सब्जेक्ट के रूप में होता है।
पॉलिटिकल साइंस होता है, सोशियोलॉजी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, ये सब होते हैं, है ना। तो ये जो मेन सब्जेक्ट होते हैं वो सामान्यतः 4 क्रेडिट का होते हैं, लेकिन जो SEC है ये जो है आपका 2 ही क्रेडिट का है ना। 1 क्रेडिट गेन करने के लिए 15 आवर का क्लास लेनी पड़ेगी, है ना। इसमें लिखा है क्रेडिट बराबर 15 आवर्स लर्निंग एंड ऑब्जर्वेशन एंड 30 आवर्स फॉर प्रैक्टिस फील्ड वर्क, है ना। 2 क्रेडिट प्राप्त करने के लिए आपको 30 आवर यानी 30 घंटे की क्लास करनी होगी, तब आपको 2 क्रेडिट प्राप्त होंगे SEC में, है ना। टोटल मार्क्स की यदि हम बात करें तो टोटल मार्क्स इसमें 70 + 30 बराबर 100 होंगे। मिनिमम पासिंग मार्क्स जो होगा आपका 40 का होता है, वो मेन सब्जेक्ट का बताया है इसमें, है ना। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है इसके बारे में हम पार्ट C में पढ़ेंगे, और पार्ट B में सिलेबस दिया हुआ है, और पार्ट C में इसी के विस्तृत जानकारी है SEC का कि कितने नंबर का पेपर होगा ये, और कितना में CIA टेस्ट लेना है, कितने नंबर का पेपर लिखित पेपर होगा, ये सभी चीज़ें हम पार्ट C में देखेंगे, है ना। आगे हम देखेंगे पार्ट B, और पार्ट B में है कंटेंट ऑफ द कोर्स में क्या क्या कंटेंट है उसके बारे में हमें पढ़ना है ना। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट्स, है ना। इसमें यहाँ पे टॉपिक लिखा है यूनिट्स के अंतर्गत कि कौन सा टॉपिक है और कोर्स कंटेंट्स क्या है। तो यूनिट 1 में दिया है कि क्यूसेस फॉर द राइज ऑफ मराठाओं के उत्थान और मराठाओं के शक्ति का उदय कैसे हुआ उसके बारे में फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर में हमें पढ़ना है ना। फर्स्ट यूनिट का जो दूसरा चैप्टर होगा उसमें हमें पढ़ना है शाहजी भोसले, है ना। शाहजी भोसले के बारे में पढ़ेंगे कि शाहजी भोसले कौन थे, उन्होंने मराठा शक्ति के उत्थान में, मराठा साम्राज्य के उत्थान में अपना कैसे योगदान दिया, किस तरीके से उन्होंने संघर्ष का दौर, कैसा संघर्ष का दौर था उनके टाइम पे, वो सभी चीज़ें पढ़ेंगे, है ना। और शाहजी भोसले के पिता का नाम क्या था, तो शाहजी भोसले के पिता का नाम था मालोजी बाबा, ठीक है। अगला यूनिट देखेंगे, और अगला यूनिट में हमारा रहेगा, हमें शिवाजी के बारे में पढ़ना है, शिवाजी के साम्राज्य के बारे में, है ना। कि शाहजी भोसले के चूँकि शाहजी भोसले शिवाजी के पिताजी थे, और शाहजी भोसले के बाद जो अगला उत्तराधिकारी हुआ मराठा शासन का, और जिन्होंने मराठा साम्राज्य बनाया, एक बहुत बड़ी साम्राज्य के निर्माण किया, वो व्यक्ति शिवाजी थे, है ना। तो शिवाजी के बारे में हम विस्तृत रूप से यूनिट 2 के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे। यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 2 आएगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शिवाजी। शिवाजी के प्रशासन तंत्र के बारे में हम इसमें देखेंगे कि जब ये राजा थे, छत्रपति थे, तो उस टाइम पे कौन कौन से विभाग था इनके अंतर्गत, और उन विभागों के अधिकारियों को क्या कहा जाता था, है ना। ये सभी विस्तृत तौर पे जानकारी हम प्राप्त करेंगे यूनिट 2 के चैप्टर नंबर 2 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शिवाजी के अंतर्गत, है ना। यूनिट 3 आएगा अगला, और यूनिट 3 में जो पहला चैप्टर है वो है पेशवा बालाजी विश्वनाथ। पेशवा बालाजी विश्वनाथ की यदि हम बात करें तो जैसे कि शाहजी भोसले हैं, शाहजी भोसले के पिता का नाम मालोजी बाबा के बाद शाहजी भोसले है, शाहजी भोसले के बाद शिवाजी है, शिवाजी के बाद संभाजी महाराज है, जिन पर अभी अभी वर्तमान में एक मूवी भी बनी है छावा, ठीक है। तो संभाजी महाराज के बाद जो उनके बेटे थे उनका नाम था साहू जी, लेकिन चूंकि साहू जी बहुत छोटे थे, इसके वजह से उन्होंने अपना जो राजकाज है अपने भाई राजा राम को दे दिया था, जिससे कि 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी, और 1680 से 1689 तक संभाजी शासन किए थे, है ना। और 1689 से लेकर के 1700 तक आपका शासन किए थे राजा राम, है ना। राजा राम शासन किए थे 1700 तक। 1700 से लेकर 1707 तक राजा राम की पत्नी शासन की थी, क्योंकि राजा राम के 1700 में मृत्यु हो गया था, मुगलों ने छल से उन्हें मार दिया था, है ना। तो 1707 से 1707 तक ताराबाई शासन की थी, जो राजा राम की पत्नी थी। क्योंकि जब राजा राम को मारा गया था तो राजा राम को मार करके शाहू जी जो थे, जो संभाजी के बच्चे थे, बेटे थे, उनको बंदी बना लिया गया था, और मुगलों ने उन्हें एक लंबी अवधि तक अपने जेलों में बंद रखा था। कुछ समय पश्चात ऐसा हो गया था वहाँ पे कि गुट में बट गई थी मराठा शक्ति, एक साहू जी के सपोर्टर्स हो गए थे और दूसरे तरफ ताराबाई के सपोर्टर्स हो गए थे, और 1707 में ही औरंगजेब की भी मृत्यु हो जाती है। तो जब उसकी मृत्यु होती है तो उसकी मृत्यु के साथ ही
मुग़ल जो थे साहू जी को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मराठा शक्ति है वो दो गुटों में बट गई है, और जब हम साहू जी को छोड़ेंगे तो आपस में ही लड़ करके समाप्त हो जाएंगे, हमें इनसे युद्ध करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए वो लोग उन्हें छोड़ देते हैं। लेकिन 1707 में साहू जी वापस आते हैं और युद्ध भी होती है ताराबाई के साथ। ताराबाई उनकी चाची थी, है ना, उनके साथ युद्ध होती है और उस युद्ध में ताराबाई हारती है, जिन्हें खेड़ का युद्ध कहा जाता है ना, 1708 में हुआ था। और इस युद्ध में हारने के बाद ताराबाई जो है वहाँ से चली जाती है और पुणे पे साम्राज्य जो है किनका चलने लगता है, साहू जी का चलने लगता है। और साहू जी जो थे उस 1712 ईस्वी में एक नए पद की स्थापना करते हैं जिसे पेशवा कहा जाता है ना। और इस पेशवा के पद पर आने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो थे पेशवा बालाजी विश्वनाथ, जो 1713 से 1720 तक पेशवा के पद को संभाला था और इन्होंने मराठों के 5 गुटों का निर्माण किया था। इनके बाद जो अगला पेशवा बने, क्योंकि 1720 में पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई, तो अगला पेशवा जो है उन्हीं के बेटे पेशवा बाजीराव प्रथम को बनाया गया, है ना, क्योंकि पेशवा बाजीराव भी बड़े ही योग्य और साहसी व्यक्ति थे और ये भी मराठा शक्ति के उत्थान में अपना बहुत योगदान दिए हैं, है ना। तो पेशवा बाजीराव प्रथम को अगला पेशवा बनवाया गया जब, तो ये 1720 से 1740 तक अगले पेशवा के पद पे बने रहे, है ना। ये हम पढ़ेंगे यूनिट 3 में, पेशवा बालाजी विश्वनाथ और पेशवा बाजीराव प्रथम के बारे में, है ना। अगला आता है हमारा यूनिट 4, और यूनिट 4 यहाँ है। यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे पेशवा बालाजी बाजीराव, ये फर्स्ट चैप्टर पेशवा यहाँ पे है। पेशवा बालाजी बाजीराव के बारे में पढ़ेंगे। पेशवा बालाजी बाजीराव की यदि हम बात करें तो वे 1740 से 1761 तक पेशवा के पद पे बने रहे, है ना। तो 1761 तक बने रहे। इस टाइम पे भी बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं, बहुत सारे संघर्ष हुए और उन संघर्षों का सामना इन्होंने किया, पेशवा बालाजी बाजीराव ने, है ना। इसके बाद अगला हम यूनिट 4 में चैप्टर पढ़ेंगे थर्ड वार ऑफ पानीपत, है ना, ये यहाँ पे दिया हुआ है थर्ड वार। तो पानीपत का युद्ध जो है पानीपत के मैदान में हुआ था और ये युद्ध 1761 में हुआ था, है ना, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। अगर पानीपत के मैदान में युद्ध की हम बात करें तो 3 ठे पानीपत के युद्ध हुए थे। प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 1526 में हुआ था, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। जो दूसरा पानीपत का युद्ध था वो 1555 में हुआ था, जो अकबर और हेमू विक्रमादित्य के मध्य हुआ था। जो तीसरा पानीपत युद्ध है वह 1761 में हुआ, जो कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था, है ना। और इस युद्ध में मराठा हार गए थे और मराठाओं के हारते ही उनकी शक्ति भी पूरी रूप से क्षीण हो गई थी पूर्ण तरीके से, और पुनः मराठाओं के अंतर्गत उतना अधिक उनका साम्राज्य पुनः विस्तृत नहीं हो पाया और पूरे साम्राज्य पर उतना अधिक कंट्रोल कभी नहीं हो पाया, है ना। तो ये सभी चीज़ें जो कि एक तरीके से 4 यूनिट हैं और 8 चैप्टर हैं, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे और पूर्ण रूप से जानेंगे मराठा शक्ति के बारे में। मराठा शक्ति से संबंधित जितनी जानकारियाँ हैं वो सभी हम इसमें आपको टॉपिक टू टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। आगे अब हम पढ़ेंगे पार्ट सी, क्योंकि पार्ट ए हमने देखा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे हमने पार्ट बी देखा, अब हमारा बचा है पार्ट नंबर सी। तो पार्ट सी में हम देखेंगे, तो इसमें आपका पार्ट सी में दिया है सोर्सेस, है ना, रिसोर्स दिया है कि आपका ये जो टॉपिक दिया हुआ है वो किन किन बुकों में है ना। रेफरेंस का अर्थ होता है कि इन बुकों में ये वाला टॉपिक है। तो इसमें पहला जो टॉपिक है कि मराठों का इतिहास से संबंधित जो जानकारी आपको मिलेगा वो गोविंद सखाराम सरदेसाई भाग 1 व 2 का जो बुक है उसमें आपको मराठा इतिहास से संबंधित समस्त जानकारी मिल जाएंगी। सेकेंड नंबर का दिया हुआ है कि इतिहास का जो अगला बुक है जिसके राइटर है डॉक्टर SR वर्मा, उसमें भी आपको मराठा इतिहास से संबंधित समस्त जानकारी मिल जाएंगी, ठीक है। तीसरा नंबर का रेफरेंस दिया है इतिहास का जो बुक है डॉक्टर AK मित्तल का, उसमें भी आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास जिसके लेखक डॉक्टर AK मित्तल हैं, उसमें भी आपको मराठा इतिहास मिल जाएंगे। फोर्थ नंबर क्या है कि दही भाते एवं पारिख का जो बुक है इतिहास का मध्यकालीन भारत का, उसमें भी आपको मराठा हिस्ट्री पढ़ने को मिल जाएगा, है ना। 5वां नंबर का रेफरेंस दिया है कि डॉक्टर सत्यनारायण दुबे में भी
आपको मराठा इतिहास के जो टॉपिक्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, उसमें भी आपको पढ़ने के लिए टॉपिक मिलेगा, है ना। इसके अतिरिक्त आप ऑनलाइन रिसोर्स के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, जिसमें ई रिसोर्स, ई बुक्स एंड ई लर्निंग्स पोर्टल्स, कुछ वेबसाइट, कुछ पोर्टल्स के माध्यम से, कुछ ऐप्स के माध्यम से, यूट्यूब वगैरह के माध्यम से भी आप इन टॉपिक को पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, है ना। अगला क्या है ऑनलाइन रिसोर्स में, तो ई रिसोर्स, ई बुक्स, वही सेम चीज़ें लिखी हुई है, ई लर्निंग्स पोर्टल्स, ठीक है। इसमें पार्ट डी, पार्ट सी में तो रिसोर्स दिया हुआ है कि जो टॉपिक पार्ट बी में था, है ना, इसके अंतर्गत जो चीज़ें हमें पढ़ना है वो किन बुकों में मिलेगा या फिर किस माध्यम से हम कहाँ से उस चीज़ को पढ़ें, तो सभी दिया हुआ है कि किस बुक में, किस राइटर के बुक में मिलेगा। प्लस में आप इलेक्ट्रॉनिक तौर पे अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, है ना, गूगल है, यूट्यूब है, इन सभी से भी आप इन टॉपिकों को पढ़ सकते हैं, हर जगह पे एक कंटेंट उपलब्ध है ना। अगला नंबर पे हमारा आता है पार्ट डी, है ना। पार्ट डी में क्या है, तो असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन है ना। इसमें हम देखेंगे कि कितने मार्क्स का हमारा एसईसी का पेपर होगा, कितने मार्क्स का होगा, और इसमें कितना नंबर का आपका सीआईए टेस्ट होगा। सीआईए टेस्ट होता है कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट, मतलब आंतरिक मूल्यांकन जो होता है वो कितने नंबर का होगा, कितने नंबर का हमें परीक्षा सेंटर में जाकर के एग्ज़ाम देना होगा लिखित तौर पे, वो सभी चीज़ें इसमें दी हुई है। तो चलिए उसको देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट में दिया है मैक्सिमम मार्क्स, यहाँ देखो यहाँ पे है, ये 50 नंबर का होगा। कितना नंबर का होगा, 50 नंबर। 50 नंबर में आपका जो सीआईए टेस्ट होगा वो आपका होगा 15 मार्क्स का, है ना। 15 मार्क्स का सीआईए टेस्ट होगा और 35 मार्क्स का हमें सेमेस्टर एग्ज़ाम देना होगा, है ना, ईएससी, है ना। हमें सेंटर में जाकर के, परीक्षा केंद्र में जाकर के लिखित तौर पे 35 अंक के हमें प्रश्न आएंगे यूनिवर्सिटी की तरफ से, और उस चीज़ को हमें लिखना होगा कॉपी में आप लोगों को, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें दी हुई है। ये जो सीआईए टेस्ट होने वाला है ना, ये जो आपका सीआईए टेस्ट होगा यहाँ पे, ये कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट सीआईए, इसको या तो इंटरनल टेस्ट के माध्यम से, या यहाँ पे दिया हुआ है इंटरनल टेस्ट के माध्यम से, क्विज के माध्यम से, असाइनमेंट के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, या अटेंडेंस के आधार पे, है ना। तो आपका असाइनमेंट, सेमिनार प्लस अटेंडेंस का 5 मार्क्स होगा, और इंटरनल टेस्ट, क्विज का 10 मार्क्स होगा। मतलब 15 नंबर का सीआईए टेस्ट लेना है, उसमें से आपका 10 मार्क का जो है क्विज होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप लिया जाएगा। जो 5 मार्क्स होगा उसको, उसमें आपका असाइनमेंट देखा जाएगा, आपका सेमिनार देखा जाएगा, और आपका अटेंडेंस, इन तीनों को मिला करके उस 5 नंबर को दिया जाएगा। तब जा करके आपका 15 नंबर का जो सीआईए टेस्ट है वो कंप्लीट होगा, है ना। इस तरीके से डिवाइडेड है नंबर इसमें। ये तो इंटरनल मार्क्स का हो गया 15 नंबर वाला, है ना, ये तो 15 नंबर वाले हो गए। लेकिन इसके अतिरिक्त जो आप 35 मार्क्स का एग्ज़ाम देंगे, उसको भी कई भागों में बांट के बताया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सेक्शन नंबर ए। सेक्शन नंबर ए में लिखा है कि जब आप 35 नंबर का एग्ज़ाम देंगे परीक्षा केंद्र में जा कर के, तो वहाँ पर भी आपको ऑब्जेक्टिव होगा। 5 नंबर का कितना आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा 5 नंबर का, है ना, जिसमें 5 नंबर, एक नंबर के 5 ऑब्जेक्टिव आएंगे, टोटल 5 मार्क्स के, है ना। दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन टाइप होगा ना, उसमें शॉर्ट आंसर लिखना होगा, ठीक है, जिसमें 4 से 5 लाइन में आंसर चला जाएगा। वो आपका 5 क्वेश्चन रहेगा, 2-2 नंबर का, है ना, 2-2 नंबर का 5 क्वेश्चन रहेगा, शॉर्ट टाइप आंसर लिखना है, ये 10 नंबर का रहेगा। तो टोटल हो गया आपका कितना, 15 नंबर। सेक्शन बी में आप यहाँ देख पा रहे होंगे इसी के अंतर्गत कि डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चंस, है ना, मतलब लंबा यानी लॉन्ग आंसर लिखने के लिए आपका 4 क्वेश्चन आएगा 5-5 नंबर का, जो टोटल हो जाएगा आपका 20 नंबर का, है ना। तो 15 नंबर उधर हो रहा था, है ना, 15 नंबर प्लस 20 बराबर 35 नंबर। तो इस प्रकार से इस 35 नंबर का आपका लिखित एग्जाम होगा, है ना। हमने हर प्रकार से विस्तृत तौर पे इस जानकारी को देने का प्रयास किया। इसी प्रकार की जानकारी हर रोज़ हमारे इस चैनल्स पे अपलोड होंगे, और मराठा हिस्ट्री से संबंधित जितने टॉपिक्स हैं इन सभी को हम आप लोगों को विस्तृत तौर पे पढ़ाने वाले हैं। तो आप सभी मेरे चैनल से जुड़िए, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें। धन्यवाद।